Hello, hi dear students. So, are you guys ready to solve some questions on thermodynamics and thermochemistry? So, this is Himanshu from PrepTab and let's see some questions. सबसे पहला क्वेश्चन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे which one of the following equation does not correctly represent first law of thermodynamics for a given process for an ideal gas? Assuming नॉन एक्सपेंशन वर्क इज जीरो, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंशन या कंप्रेशन वाला वर्क हो रहा है, बाकी सारे काम जीरो है. ओके, व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? कि एनर्जी जो है वो कभी भी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती. तो जो भी सिस्टम में एनर्जी का चेंज आएगा वो या तो हीट की वजह से आएगा या फिर W की वजह से आएगा. जो ये एक्सपेंशन या कंप्रेशन वाला वर्क होता है इससे आएगा. तो डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W. ये भाई मेरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. अब क्या क्या प्रोसेस दिए हुए? साइक्लिक प्रोसेस. साइक्लिक प्रोसेस मतलब अगर आप इनिशियल ए स्टेट से स्टार्ट करते हो, आप घूम के वापस से इसी स्टेट पे आ जाते हो, तो आपकी इनिशियल और फाइनल स्टेट दोनों सेम होती है. तो जब इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो तो जो स्टेट फंक्शंस होते हैं, जैसे कि आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये जीरो हो जाता है. यानी कि इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि आप जहां से चले थे वहीं पे ही वापस आ गए. अगर ऐसा है तो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से डेल्टा यू इक्वल्स टू जीरो, तो क्यू विल बी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू. ये बैठेगा, तो ये सही है. एडियाबैटिक एक्सपेंशन. एडियाबैटिक प्रोसेस किसे बोलते हैं? व्हेन कोई भी हीट चेंज नहीं होता सिस्टम में, ना हीट अंदर जाएगी सिस्टम के, ना हीट सिस्टम से बाहर आएगी, तो Q जीरो हो जाता है. तो इस केस में आपका डेल्टा U इक्वल्स टू W हो जाएगा. राइट, Q जीरो. हमें क्या दिया हुआ है? डेल्टा U इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू. गड़बड़ है, तो ये आपका रॉन्ग है. तो दैट मीन्स दिस इज द राइट आंसर. आइसोकोरिक प्रोसेस भी देख लेते हैं. आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम नहीं बदल रही है. तो अगर वॉल्यूम सिस्टम की कांस्टेंट है, ना एक्सपेंशन हो रहा है ना कंप्रेशन हो रहा है, तो आपका वर्क जीरो हो जाएगा. ठीक, क्योंकि ये आता है एक्सपेंशन या कंप्रेशन की वजह से. वर्क जीरो हो गया तो डेल्टा यू विल बी इक्वल टू क्यू. ये आपका फर्स्ट लॉ बन जाएगा. दिया हुआ यही दिया हुआ है, सही है. आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस मींस टेम्परेचर कांस्टेंट है. आप सिस्टम को एक स्टेट से दूसरी स्टेट लेके जा रहे हो लेकिन टेम्परेचर नहीं चेंज कर रहे, वही रह रहा है, तो डेल्टा टी इज जीरो. और अगर टेम्परेचर नहीं बदलेगा तो इंटरनल एनर्जी भी नहीं बदलेगी. दैट मीन्स डेल्टा यू विल बी जीरो, तो क्यू विल बी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू. भाई यही दिया होगा, तो बी इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर द प्रोसेस, एक प्रोसेस दे दिया H2O लिक्विड यानी कि वाटर. H2O लिक्विड इज वाटर. 1 बार 373 केल्विन, 373 केल्विन मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट हो रहा है टू H2O गैस. वेपर्स में भाप बन रही है. कितने टेम्परेचर पे? ये भी 373 केल्विन है. प्रेशर दोनों जगह 1 बार ही है. तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी भाप बन जाता है, बॉइलिंग पॉइंट है. राइट, ठीक है. तो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है. 100 डिग्री सेल्सियस पे ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है. तो इसके लिए करेक्ट सेट ऑफ थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स क्या होंगे? आप खुद सोच सकते हो. अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है तो इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी क्या होता है? जीरो. डेल्टा जी जीरो होता है, मतलब गिब्स फ्री एनर्जी चेंज नहीं करेगी क्योंकि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, बैलेंस्ड है. देन व्हाट अबाउट एंट्रोपी? आप देखो, पानी लिक्विड स्टेट में है, वेपर जो है वो गैसियस स्टेट में है. तो पानी से गैस बनना, वेपर्स का बनना, रैंडमनेस बढ़ेगी क्योंकि पार्टिकल्स पर ज्यादा एनर्जी होगी. रैंडमनेस बढ़ेगी, दे आर लूजली बाउंड, तो एंट्रोपी क्या होगी? बढ़ेगी. दैट मीन्स चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव आएगा. एंट्रोपी विल इंक्रीज. ठीक, यहाँ पे डेल्टा जी और डेल्टा ऐसे ही दे रखा है.
व्हाट इफ अगर डेल्टा एच भी दिया होगा, देन पानी को अगर भाप बनाना है तो आपको हीट देनी पड़ेगी. सो दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, राइट. आपको एनर्जी देनी पड़ती है, तो डेल्टा एच भी पॉजिटिव आता है, इसको एनर्जी देनी पड़ती है. ऑलराइट, सो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या है? डेल्टा जी जीरो, डेल्टा एस पॉजिटिव, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. हैव यू गॉट इट? तो आपको भी साथ में सॉल्व करना है. अब इस क्वेश्चन को देखते हैं. फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डेल्टा एस नेगेटिव है यार. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा एस बीइंग नेगेटिव? मतलब जीरो से कम है, जो चेंज है वो नेगेटिव है, कम है. इसका मतलब एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है. रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पे आने में अगर आपकी एंट्रोपी घट रही है तो ये सही हो जाएगा. एंट्रोपी का मतलब क्या है? रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस. क्या ये कम हो रही है? इसको आप चेक करोगे, ठीक है. आई एम श्योर अभी तक काफी बच्चों ने कर लिया होगा. सो व्हाई डोंट यू शेयर द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. ये आपका होमवर्क है, खुद से अभी करो और मुझे अपना आंसर कमेंट सेक्शन में तुरंत बता दो, ठीक है. चलो नेक्स्ट. अ गैस एक्सपैंड्स एडियाबैटिकली. व्हाट इज एडियाबैटिकली प्रोसेस? एडियाबैटिक मतलब कोई भी हीट चेंज नहीं होगा, क्यू जीरो, एट कांस्टेंट प्रेशर. ठीक है, प्रेशर भी नहीं बदल रहा. सच दैट टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस. तो क्या दिया हुआ है? जो टेम्परेचर है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस, ये दिया हुआ है. और मुझे क्या निकालना है? रेशियो ऑफ सीपी बाय सीवी. तो बेटा आपने रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए कुछ फॉर्मूलाज पढ़े. क्या क्या? एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं. वन इज पी वी की पावर गामा इज कांस्टेंट. P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम. व्हाट इज गामा? गामा है आपका पॉइजन्स रेशियो. गामा ही होता है CP बाय CV. इस रेशियो को गामा बोलते हैं. तो बेसिकली मुझे गामा निकालने को बोला है ना. तो एक तो प्रेशर और वॉल्यूम में ये रिलेशन है, लेकिन मुझे टेम्परेचर और वॉल्यूम में चाहिए. तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो आइडियल गैस इक्वेशन लगा के. TV की पावर गामा माइनस वन, दिस इज कॉन्स्टेंट. ये भी एक रिलेशन है फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस. ओके, तो मैं इस इक्वेशन को, जो गिवन इक्वेशन है, इस फॉर्म में लाने की कोशिश करूं. फाइन, सो दैट हम इसको रिलेट कर सकें. लेट्स डू दैट. सो व्हाट इज गिवन? दैट T, प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो दिल कमा कांस्टेंट, लेट्स कॉल इट K. V की पावर में है हाफ. आई मल्टीप्लाई दिस V टू द अदर साइड, तो वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, है ना. तो T V टू द पावर हाफ इज अ कांस्टेंट. क्या ये इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन आपको रिजेंबलिंग लग रही है? देयर इज T, उधर V की पावर में गामा माइनस वन है और इधर हाफ है और एक तरफ कांस्टेंट है. तो कैन आई राइट दैट गामा माइनस वन इज हाफ? क्योंकि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है तो उससे हम रिलेट कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं. तो ये आ गया. यहां से अगर सॉल्व करें, व्हाट इज गामा? वन प्लस हाफ, इसका मतलब 3/2. मुझे क्या निकालना है? मुझे रेशियो निकालना है CP बाय CV, वही गामा है, तो वो 3/2 आ रहा है, यानी कि 1.5 आपका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन बी. ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूलाज को आइल से आप रिवाइज कर लो, याद कर लो, इस पे क्वेश्चन आने की चांसेस है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमारा मोर देन वन करेक्ट टाइप का क्वेश्चन है. यहां पे आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट. कौन से गलत हैं इन चार में से. ठीक है, तो टेक योर टाइम, सॉल्व इट योरसेल्फ, एंड आई वांट कि आपके सारे ऑप्शन सही हैं. चलो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं. ऑल एडियाबैटिक प्रोसेसेस आर आइसोएंट्रोपिक प्रोसेसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एडियाबैटिक प्रोसेस? एडियाबैटिक प्रोसेसेस मीन्स दैट Q इज इक्वल टू 0. ठीक. आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस मीन्स कोई भी एंट्रोपी में चेंज नहीं हो रहा. तो जितने भी एडियाबैटिक प्रोसेसेस हैं, क्या उनमें एंट्रोपी बदलती नहीं है?
दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। एक्चुअल में ये जो स्टेटमेंट है ये सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए करेक्ट है, लेकिन सारे एडियाबैटिक प्रोसेस में रिवर्सिबल भी आते हैं और इरिवर्सिबल भी आते हैं। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस अगर लिखा होता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होता, अभी ये करेक्ट नहीं है, दिस इज रॉन्ग। तो रॉन्ग है तो हमारा आंसर हो गया। All adiabatic processes are not isoentropic in nature. Only reversible adiabatic processes, they are isoentropic. Fine. Second, B option. For an isolated process, entropy of the system always increases. What is the meaning of isolated? Isolated मतलब ना तो इसमें मास का एक्सचेंज हो रहा है ना एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, जो आपका सिस्टम है एक्चुअल में सिर्फ वही है, वही आपका यूनिवर्स है। देयर इज नो सराउंडिंग अराउंड इट। सिर्फ आपका सिस्टम जो है वही पूरा का पूरा यूनिवर्स है। ठीक, अब एक स्टेटमेंट हम लेते हैं कि कोई भी प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस है तो उसके लिए पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ेगी। फॉर एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स मस्ट इंक्रीज। ये किसकी बात कर रहे हैं? एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स की। वो बढ़नी चाहिए, यानी कि चेंज पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम अगर हुआ तो यूनिवर्स ही क्या है? सिस्टम है। तो डेल्टा एस यूनिवर्स, डेल्टा एस सिस्टम है, तो ये बढ़नी चाहिए। वही लिखा है, फॉर एन आइसोलेटेड प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम ऑलवेज इंक्रीजेज। ये तो सही हो गया, तो ये आपका इनकरेक्ट ऑप्शन नहीं है। सी, टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इंक्रीजेज इन एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन। पहली बात तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन दिया हुआ। एडियाबैटिक मतलब हीट तो जीरो हो गई, हीट जीरो हो गई तो बचा क्या? डेल्टा यू इक्वल्स टू डब्ल्यू। फर्स्ट लॉ से ये मैंने लिख लिया। अब थोड़ा सा बस सोचना है, ये बहुत आसानी से विदाउट एनीथिंग सॉल्विंग आपका हो जाएगा। एक्सपेंशन मीन्स कौन काम कर रहा है? वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम। अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रही है। मेरा हाथ देखो, वॉल्यूम क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो कौन काम करेगा? गैस काम करेगी, सिस्टम काम करेगा। तो अगर सिस्टम काम करेगा तो वर्क जो है वो नेगेटिव आएगा। सिस्टम को एनर्जी लगानी पड़ेगी पिस्टन को एक्सपैंड करने के लिए, लगानी पड़ेगी। तो अगर सिस्टम अपनी एनर्जी लगा रहा है तो उसकी इंटरनल एनर्जी घटेगी। इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर दे गो हैंड इन हैंड। मतलब अगर इंटरनल एनर्जी घट रही है तो टेम्परेचर उसका डिक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा अगर सिस्टम एक्सपेंशन करेगा एडियाबैटिक प्रोसेस में। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है तो टेम्परेचर क्या बढ़ेगा? नो, दिस इज रॉन्ग, डिक्रीज करेगा। ये भी आपका आंसर होना चाहिए क्योंकि आपसे इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाए। Now, coming to option D, enthalpy of neutralization of weak acid Ha। तो एक weak acid है, उसको हम न्यूट्रलाइज कर रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल लेके। क्या इतनी है वो? अगर एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन Ha की इतनी दी हुई है, आपने पढ़ा होगा कि अगर वीक एसिड है और उसको हम न्यूट्रलाइज करते हैं तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है न्यूट्रलाइजेशन पे वो कम होती है एज कम्पेयर टू जब स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस लिया होता है। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को न्यूट्रलाइज करते हो तो जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज हाउ मच? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज -13.7 किलो कैलोरी। इतनी एनर्जी रिलीज होती है, 13.7 किलो कैलोरी, माइनस वही चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ यू हैव अ वीक एसिड, तो पहले वीक एसिड को डिसोशिएट करना पड़ेगा ताकि वो H+ आयन दे, उसमें एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, फिर वो न्यूट्रलाइज करेगा, तब जाके एनर्जी रिलीज होगी, है ना। अब यहाँ पे कितना आपको Ha चाहिए न्यूट्रलाइजेशन के लिए? यार अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप 1 मोल ले रहे हो तो एक्चुअल में उसमें OH- आयन जो है वो 2 मोल्स है। तो इसका मतलब 2 मोल का न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, नॉट 1 मोल, 2 मोल, क्योंकि 2 हाइड्रोक्साइड आयंस ये देगा। तो जो डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन होगी दैट विल बी 2 टाइम्स इतनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए।
कितना हो गया ये 27.4 किलो कैलोरी। इतनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी, पर जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है उसमें से कुछ एनर्जी HA के डिसोसिएशन में जाएगी। कितनी एनर्जी जाती है? अगर आप 1 मोल लेते तो डिसोसिएशन के लिए लगती 0.3 किलो कैलोरी, लेकिन हाइड्रोक्साइड के यहाँ 2 मोल हैं, तो आई नीड 2 मोल्स ऑफ HA। बैलेंस करो तो 1 मोल के साथ इसके 2 मोल्स चाहिए। तो अगर मुझे 2 मोल्स को डिसोशिएट करना है तो द एनर्जी दैट आई नीड इज 0.6 किलो कैलोरी। तो इतनी एनर्जी यूज हो जाएगी इसको तोड़ने में। तो एनर्जी रिलीज कितनी होगी? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन HA की फिर हो जाएगी 27.4 रिलीज होनी चाहिए, पर इसमें से 0.6 किलो कैलोरी डिसोसिएशन में चली गई, तो बची कितनी? -26.8 किलो कैलोरी। इतनी रिलीज होनी चाहिए। तो आपको कितनी दी हुई है? 13.4। नॉट करेक्ट। तो ये भी आंसर होगा। तो जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो है A, C एंड D। हैव यू गॉट इट राइट? आई होप यू हैव। चलो, सो जितना भी आपने इस सेशन में सीखा है उसको एक बार फटाफट से रिवाइज कर लो। और अब जो हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे दैट विल बी इक्विलिब्रियम। ठीक है? सो आप नेक्स्ट सेशन देखने से पहले इक्विलिब्रियम अच्छे से रिवाइज कर लो, बोथ केमिकल एंड आयोनिक, एंड देन सॉल्व द क्वेश्चंस विद मी। ऑलराइट? और जाने से पहले यार डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड आवर ऐप प्रेपटैब। आपको वहां पे बहुत सारा फ्री कंटेंट भी है, मॉक टेस्ट भी हैं। जाओ और उन्हें दो अपने एग्जाम से पहले। ठीक है? सो ऑल द बेस्ट, गुड लक।